तो चलिए पिछले अभ्यास से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 47,000 से अधिक नौकरियों के सृजन के लिए 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन है केरल, असम, तमिलनाडु या फिर ओडिशा। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में लगभग 47,150 नौकरियों के सृजन के लिए 15,128 करोड़ रुपए के 17 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत डैमलर इंडिया, सालकॉम, महिंद्रा ऑरिजिन्स, एस्टन शूज और अन्य कंपनियां तमिलनाडु में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेंगी। उदाहरण के लिए डैमलर इंडिया 2,277 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे 400 नौकरियां पैदा होंगी। फिनलैंड स्थित सालकॉम 1,300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे लगभग 10,000 नौकरियों का सृजन होगा। इसी तरह अन्य कंपनियों द्वारा किया गया निवेश भी रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी तमिलनाडु। आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। केंद्र सरकार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा यानी AIJS के निर्माण के लिए एक ड्राफ्ट बिल तैयार कर रही है। AIJS का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? ऑप्शन है अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 310 या अनुच्छेद 312। केंद्र सरकार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा यानी AIJS स्थापित करने के लिए एक विधेयक को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। इसके प्रावधानों के तहत एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। इस अखिल भारतीय परीक्षा को क्लियर करने वालों की नियुक्ति उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों द्वारा की जाएगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS और भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS की तर्ज पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा यानी AIJS पर विचार किया जा रहा है। AIJS का प्रावधान 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 312 में शामिल किया गया था। वर्तमान में विभिन्न उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग न्यायिक अधिकारियों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी अनुच्छेद 312। दूसरा सवाल, बच्चों के लिए लिखी गई पुस्तक द इका बॉक किसकी रचना है? ऑप्शन है JK रॉलिंग, मार्गरेट एटवुड, स्टीफन किंग या चेतन भगत। हैरी पॉटर सीरीज लिखने के बाद JK रॉलिंग अब बच्चों के लिए एक और काल्पनिक भूमि में लिखी गई परी कथा यानी या फेयरी टेल लेकर आई हैं। द इका बॉक की कहानी पाठकों के लिए 26 मई से मुफ्त में ऑनलाइन प्रकाशित की गई है। इसे हर हफ्ते किस्तों में ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा, जो 10 जुलाई तक पूरी होगी। द इका बॉक में 7 से 9 वर्ष की उम्र के पाठकों को लक्षित किया गया है और यह नवंबर 2020 में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित की जाएगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी JK रॉलिंग। तीसरा सवाल, विश्व ड्यूगोंग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 मई, 27 मई, 28 मई या फिर 29 मई। विश्व ड्यूगोंग दिवस 28 मई को मनाया जाता है। ड्यूगोंग दुनिया का एकमात्र शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है, जिसे आमतौर पर समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार ड्यूगोंग एक संकटग्रस्त समुद्री प्रजाति है, जिसे संरक्षित किया जाना बेहद जरूरी है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2013 की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और गुजरात में कच्छ की खाड़ी में सिर्फ 250 ड्यूगोंग पाए गए। गौरतलब है कि ड्यूगोंग IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 28 मई। चौथा प्रश्न, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तटों पर एक चक्रवाती तूफान ने नुकसान पहुंचाया है। इसका नाम क्या है? ऑप्शन है अम्फान, मंगा, हीका या फिर मोरा। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तटों पर हाल ही में मंगा नामक चक्रवातीय तूफान ने नुकसान पहुंचाया है। अधिकारियों के अनुसार यह एक तीव्र तूफान था, जिसमें हवा की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक थी। मंगा चक्रवात की उत्पत्ति दक्षिणी हिंद महासागर में बताई गई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी मंगा। पांचवा सवाल, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है वीर सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक वीर सावरकर हैं। आज 28 मई को वीर सावरकर की जयंती मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए वीर सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री के अनुसार वीर सावरकर ने साहसपूर्वक 1857 की लड़ाई को केवल एक सैनिक विद्रोह न मानते हुए स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया पहला संघर्ष बताया और देश को प्रेरित किया।
विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 1883 में हुआ था। गौरतलब है कि 27 मई को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी वीर सावरकर। छठा प्रश्न, मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही नहीं है या है? कथन है, मृदा संरक्षण एक विधि है जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जाती है। इसमें मिट्टी के अपरदन और क्षरण को रोका जाता है और मिट्टी की निम्नीकृत दशाओं को सुधारा जाता है। कूट देखते हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। मृदा संरक्षण एक विधि है जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जाती है, मिट्टी के अपरदन और क्षय को रोका जाता है और मिट्टी की निम्न दशाओं को सुधारा जाता है। मृदा संरक्षण के अंतर्गत ढालों की कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती को रोकना, 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली भूमि का उपयोग सावधानी से सीढ़ीदार खेत के रूप में करना, अति चराई तथा स्थानांतरित कृषि के दुष्प्रभाव को रोकना आदि शामिल हैं। उपरोक्त सभी कारणों से मिट्टी के अपरदन को रोका जा सकता है। ये सभी कदम मृदा संरक्षण में सहायक हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। सातवां प्रश्न, मृदा के आवरण का विनाश निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ऑप्शन है मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन, मृदा अवकर्षण यानी सॉइल डिग्रेडेशन, मृदा संरक्षण यानी सॉइल कंजर्वेशन, या इनमें से कोई नहीं। मृदा के आवरण का विनाश मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन कहलाता है। धरातल से सूक्ष्म कणों के हटने की दर वही होती है जो मिट्टी की परत में कणों के जुड़ने की होती है। मृदा अवकर्षण यानी सॉइल डिग्रेडेशन को मृदा की उर्वरता के ह्रास के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें मृदा का पोषण स्तर गिर जाता है तथा अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई कम हो जाती है। वहीं मृदा संरक्षण यानी सॉइल कंजर्वेशन इन दोनों की विपरीत अवधारणा है, जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जाती है और मिट्टी के अपरदन को रोका जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी मृदा अपरदन। आठवां सवाल, वह क्षेत्र जो एक नदी और उसकी सहायक नदियों के बहने से बनता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ऑप्शन है जेट प्रवाह, अपवाह क्षेत्र, ज्वार नद मुख, या फिर दर्रा। वह क्षेत्र जो एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित होता है अपवाह क्षेत्र कहलाता है। अत्यंत प्रबल पछुआ पवन जो क्षोभ सीमा के एकदम नीचे बहती हैं जेट प्रवाह या जेट स्ट्रीम कहलाती हैं। नदी का ज्वारीय मुख जहां ताजा और लवणीय जल मिलते हैं ज्वारनद मुख कहलाता है। पर्वत श्रेणी से गुजरता एक मार्ग जो कॉल या विदर यानी गैप की रेखा का अनुसरण करता है दर्रा कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी अपवाह क्षेत्र। नौवां प्रश्न, जीवमंडल निचय के उद्देश्य में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है या है? कथन है, प्राकृतिक विरासत की विविधता एवं अखंडता को उसकी संपूर्णता में संरक्षित एवं पोषित करना, पारिस्थितिक संरक्षण एवं पर्यावरण के अन्य पक्षों पर अनुसंधान को प्रोन्नत करना। कूट देखते हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जीवमंडल निचय बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिनमें हर आकार के पौधे एवं जंतुओं को उनके प्राकृतिक पर्यावास में संरक्षित किया जाता है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं: प्राकृतिक विरासत की विविधता एवं अखंडता को उसकी संपूर्णता में संरक्षित एवं पोषित करना, पारिस्थितिक संरक्षण एवं पर्यावरण के अन्य पक्षों पर अनुसंधान को प्रोन्नत करना, शिक्षा जागरूकता और व्याख्या करने की सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी इनमें से कोई नहीं। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या ह्यूमस की सही परिभाषा है? ऑप्शन है समतल भूमि की तुलना में एक उच्चस्थ विस्तृत भूखंड, समुद्र की ओर बढ़ा हुआ भूमि का एक भाग, मृदा में उपस्थित मृत जीवांश, या उपरोक्त सभी। मृदा में उपस्थित मृत जीवांश ह्यूमस कहलाते हैं जो मृदा की उर्वर क्षमता को बढ़ाते हैं। ये फसलों की पैदावार में वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। समतल भूमि की तुलना में एक उच्चस्थ विस्तृत भूखंड पठार कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी मृदा में उपस्थित मृत जीवाश्म। तो चलिए आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। चीन द्वारा लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के जरिए तियानवेन 1 मिशन लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन किस ग्रह के अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन है बुध, मंगल, बृहस्पति, या फिर शुक्र। तो कमेंट सेक्शन में इस अभ्यास प्रश्न का सही जवाब देना ना भूलें। अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।